हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा एक वीडियो सीरीज चल रहा है कि आपको प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपका जो टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा होगा, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शॉर्ट में अपन कहते हैं DICGC। DICGC का शॉर्ट में नाम है DICGC। DICGC, ठीक है, ये इसका नाम है। निक्षेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका जो कॉमन टर्म है कहना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं जमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जमा। निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, इसका काम क्या है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो होते हैं, अमूमन जब से जन धन की योजना आई है तब से लेकर के एक आम आदमी और हर एक व्यक्ति का बैंक में खाता जरूर होता है। अब आप सोचिए, जब आपका बैंक में खाता है और बैंक में खाता होने के पश्चात आपके बैंक खाते को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेट से कि मान लिया कोई जो बैंक है जिसमें आपने खाता खुलवाया है, अब खाता का जो स्वरूप है वो कुछ भी हो सकता है। लेट से कि मान लिया आपने खाता जो खुलवाया वो SBI सेविंग बैंक अकाउंट है, या हो सकता है करेंट अकाउंट हो सकता है, या हो सकता है रेकरिंग अकाउंट हो सकता है। इस प्रकार के आपने जो खाता खुलवाए हैं और खाता खुलवाने के पश्चात आपने उसमें कुछ एक सर्टन अमाउंट आपने उसमें डिपॉजिट किया। ठीक है, तो इस बात की गारंटी क्या है कि आपका पैसा हमेशा वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। इनकेस अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है कहना चाहिए, या पैसा देने से इनकार कर देता है, या कुछ भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है, उस कंडीशन में फिर आपके पैसे का क्या होगा। ठीक है, बैंक के डूबने पर आपके पैसे का क्या होगा, बैंक के दिवालिया होने पर आपके पैसे का क्या होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो डिपॉजिटर है, जो जमा करता है, उसके पैसे की गारंटी क्या होगी, उसका पैसे का क्या होगा, वो पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी से संबंधित यह नियम है। ठीक है, इस निगम की स्थापना की गई है। इस निगम की स्थापना एक क्या कहना चाहिए, अधिनियम के तहत किया गया है, जिसका नाम है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के बारे में आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो इसके तहत, तो अब चूंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जितने भी प्रकार के बैंक हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के बैंक, चाहे वो बैंक आपका कॉमर्शियल हो, ठीक है, बैंक कॉमर्शियल हो, नॉन कॉमर्शियल हो, कोऑपरेटिव बैंक जैसे होते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक हैं, या आपके रूरल एरिया के जो बैंक है वो, तो हर प्रकार के बैंक को क्या करता है, ये जो एजेंसी है, ये जो निगम है, ये जो कॉरपोरेशन है, वह इंश्योरेंस से कवर करता है। इन सारे बैंक के खाता धारक जो होते हैं उन सबका क्या करता है, इंश्योरेंस करता है, बीमा करता है। बीमा करने के पश्चात उनके पैसे के मिलने की गारंटी हो जाती है। ठीक है, ये इंश्योरेंस कवर करने का काम करता है। बात समझ में आई? तो अब देखते हैं इस कॉरपोरेशन के बारे में। जो जो प्राइमरी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपके बैंक खाते का जो पैसा है, आपने बैंक खाते में जो पैसा जमा किया है, उस पैसे की गारंटी, वो पैसा किसी भी स्थिति में ना डूबे, एक आम आदमी की जो जमा पूंजी है वह किसी भी सूरत में लॉस ना हो, इस बात की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक कॉरपोरेशन का गठन किया है, जिसका नाम है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। ठीक है, बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की। इस कॉरपोरेशन की जो स्थापना है, वो स्थापना हुई थी 15 जुलाई को, 15 जुलाई 1978, 15 जुलाई 1978, 1978 को इस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। ध्यान समझिएगा। ठीक है, तब से लेकर के काम कर रही है ये। इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। तो ये हो गई इसकी प्राइमरी बातें। ये है, ये जो कॉरपोरेशन है ये काम कर रहा है। DICGC के काम करने के वजह से ही ग्राहक जो है वो निश्चिंत होता है। इससे ग्राहक निश्चिंत होकर के अपना पैसा बैंक में जमा कर सकता है। उसके बैंक में जमा पैसे की मिलने की पूरी गारंटी होती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कुछ इसमें से जो स्पेशल जो पॉइंट है, में जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये एक क्या है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण है। ठीक है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, एक अथॉरिटीज़ है, प्राधिकरण है, ये इसके हिसाब से काम करती है। और कैसा संगठन है, तो भाई ये गारंटी तो देती है, लेकिन किसके अंडरटेकिंग में रह करके। एक तो पहली बात समझ में आई कि ये सार्वजनिक प्राधिकरण है। दूसरी नंबर चीज, RBI के स्वामित्व वाले सहयोगी संगठन है। RBI का जो स्वामित्व है, RBI की गाइडलाइन के हिसाब से ये काम करती है ये जो कॉरपोरेशन है वो। ठीक है, स्थापना कब हुआ था,
तो स्थापना हुआ था 15 जुलाई 1971। आरबीआई के सहयोग से काम करने वाली संस्था है ये, और 15 जुलाई 1978, ठीक है, 15 जुलाई 1978 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो एचओ है, हेड ऑफिस है, ये है हेडक्वार्टर, जो ये हेड ऑफिस है मुंबई में। देखिए, शुरुआत में इसके मतलब स्थापना जब हुई, स्थापना के पश्चात इसका जो हेड ऑफिस है वो वहीं स्टैब्लिश किया गया है मुंबई में, ठीक है। ये ग्राहकों के पैसा जमा होने की, इसकी और जो बातें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका जो प्रधान कार्यालय, हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में है, लेकिन इसकी 4 और अन्य शाखाएं हैं। 4 शाखाएं, 4 जो ब्रांचेस हैं वो और ब्रांचेस है, हम उनके बारे में बात करते हैं। ये 4 शाखा कौन कौन सी है? एक इसकी शाखा है कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और नई दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ये 4 जो शाखाएं, इन 4 शाखाओं में से कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, इन शाखाओं को अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये शाखाएं अब काम नहीं कर रही हैं, केवल एक शाखा काम कर रही है। बंद कब किया गया? तो 2006 में। 2006 से इन 3 शाखाओं को बंद कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो इनेक्ट जो शाखा है वह नई दिल्ली ही है, ठीक है। यही आप यहाँ पे आप काम कर रही है, ठीक। चलिए, तो ये प्रधान कार्यालय इसका मुंबई में, आरबीआई के स्वामित्व वाली एक सहयोगी संगठन है, ठीक है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, काम क्या करती है ये। तो अगर काम की बात करें तो काम यह करती है बैंकों में रखी गई जमा राशियों का बीमा कराने की संकल्पना। मैंने जैसा कि बताया, इससे क्या होता है कि आपने कभी भी खाता खुलवाया और आपके बैंक में जो खाते में जो पैसे रखे गए उसकी गारंटी देने का ये काम करती है। देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसकी गारंटी कैसे, किस प्रकार से गारंटी देता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। होता क्या है, लेट से कि मान लिया जाए इसमें संशोधन जो हुआ है, पहले की बात को अपन नहीं करते हैं, जो संशोधन हुआ है संशोधन के बाद की ही बात को करते हैं कि संशोधन होने के पश्चात इसमें क्या क्या चीजें हुई। लेट से कि किसी व्यक्ति का मान लिया है, पहले जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था, 2021 में संशोधन हुआ है। 2021 के पहले स्थिति क्या थी? 2021 के पहले अगर आपने जिस बैंक में खाता खुलवाया, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, अगर वो दिवालिया हो जाता है, किसी भी कंडीशन में बैंक को बंद करना पड़ता है, तो वहां पे मुआवजा के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, ठीक है। जो अमाउंट है मुआवजा जो है, या उस मुआवजा कह सकते हैं, या जो कुछ भी कह सकते हैं इसको आप मुआवजा बोले, या जो आपने जमा किया है, या आपका जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो आपको देना, रिटर्न करना होता है, उसकी बात। तो ये जो राशि थी उसका जो अधिकतम सीमा है, मैक्सिमम जो लिमिट है, वो 1 लाख रुपए थी। लेकिन 2021 में क्या किया गया, लोग अपने जो पैसे है उसको बैंक में जमा करते थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जब जो कोई भी अपने पैसे को, अपनी जमा पूंजी को बैंक में जमा करता है, तो उसके जमा पूंजी की गारंटी लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, देखिए क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए किसी बैंक में जमा करता है, लेट से कि 5 लाख रुपए, इसको, ये पहले 1 लाख था और इसको 1 लाख को बढ़ा करके 2021 के संशोधन में कर दिया गया 5 लाख, ठीक है। 2021 का जो संशोधन हुआ, इस संशोधन के पश्चात इसकी जो लिमिटेशन हो गई वो 5 लाख, ठीक है। 5 लाख तक का आपको रिटर्न मिलेगा, 5 लाख तक का आपको मुआवजा मिलेगा। पहले इसकी सीमा जो है 1 लाख थी, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए मिलता है। अब 5 लाख किसको मिलेगा, ठीक है। मान लिया कोई व्यक्ति है जिसका किसी बैंक में लेट से कि 6 लाख रुपए जमा है, ठीक है। 6 लाख रुपए किसी ने बैंक में अपना जमा किया, इतना अमाउंट उसका जमा है। उसी समय वो बैंक दिवालिया हो जाता है, तो दिवालिया होने के पश्चात उसको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। मतलब किसी भी सूरत में 5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 लाख से ज्यादा होने पर भी उसको 5 लाख ही मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बन गई एक स्थिति नंबर 1। अगर हम स्थिति नंबर 2 की बात करें, एक कंडीशन और बनती है। अगर किसी व्यक्ति का अलग अलग बैंकों में खाता है, ठीक है, अलग अलग बैंक में खाता है, किसी ने किसी ने एसबीआई में खुलवा लिया, किसी ने पीएनबी में खाता खुलवाया, किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया, तो अलग अलग खाता में अगर अलग अलग अमाउंट है तो आपको अलग अलग मुआवजा दिया जाएगा। लेट से कि आपको मान लिया किसी एक खाते में आपने 5 लाख रुपए जमा किया, खाता नंबर 1 में, मान लिया पीएनबी में आपने 5 लाख रुपए जमा किया, वहीं पे आपने बीओबी में 10,000 रुपए जमा किया, तो आपको 10,000 रुपए का जो 10,000 रुपया आपका जो आपने जमा किया वो प्लस इसका ब्याज, ठीक है, ये आपको ये जो कॉर्पोरेशन है वो आपको लौटाएगी। एक खाते में आपका 5 लाख, तो आपका 5 लाख रुपया वापस मिलेगा एक खाते का। दूसरे लाख में अगर आपने 10,000 जमा किया तो आपको 10,000, तो 5 लाख 10,000 रुपये प्लस आपका ब्याज, ठीक है, इतना पैसा मिलेगा। अगर मान लिया जाए 5 लाख से कम है, ठीक है, अगर मान लिया आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख से कम है, तो 5 लाख से कम होने की स्थिति में
आप जितना आपका अमाउंट वहाँ पे तय किया गया है वो अलग अलग वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, जितना आपने डिपॉजिट किया है। इस हिसाब से, इस प्रकार से इसमें ये जो 2021 के बाद ये जो संशोधन किया गया है, तो संशोधन के बाद इसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इसका जो कार्य है, बैंकों में रखी गई जमा राशियों का बीमा कराने की संकल्पना के उद्देश्य से ही इस कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1978 में, 1978 जुलाई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है, अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट इसका क्या है। ठीक है, जो विनियामक एक्ट है वो क्या है, तो निश्चित बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1961 आपके सिलेबस में साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है। तो निश्चित बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 1961, इसमें संशोधन जो मैं अभी आपको चर्चा किया 2021 में संशोधन हुआ, जिसमें मुआवजे की राशि जो सीमा थी उसको बढ़ा करके 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया। तो ये किस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है, तो निश्चित बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961। ठीक है, इसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। चलिए अब इसकी जो प्राइमरी बातें हैं वो हम आगे समझते हैं। देखिए इसकी प्राधिकृत पूंजी कितनी है, तो इसकी प्राधिकृत पूंजी कुल मिलाकर के है 50 करोड़। आरबीआई के इसमें स्वामित्व होता है। निगम का प्रबंधन कौन करता है, पूरा मैनेजमेंट का काम आरबीआई के उप गवर्नर के द्वारा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके गवर्निंग, इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो प्रबंधन का काम है, वो आरबीआई के डिप्टी जो गवर्नर है उनके द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर वहां का अध्यक्ष होता है, इसी वही इसके प्रबंधन का काम करते हैं, इस कॉर्पोरेशन के प्रबंधन का काम वही करते हैं। और अन्य कितने लोग होते हैं, तो अन्य यहाँ पे आप देखा जाए तो 17 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, 17 प्लस 1 का यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। तो 17 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मेन जो सदस्य होते हैं मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। सदस्य तो वैसे बहुत सारे हैं, 17 है तो 17 को थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे हमको केवल मेन सदस्यों को देखना है। तो एक आरबीआई का एक अधिकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, एक सदस्य। अगर हम यहाँ से देखें तो एक सदस्य जो है वो आरबीआई का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो एक सदस्य होगा। ठीक, दूसरा नंबर का एक केंद्र स्तर का एक अधिकारी होगा। ठीक है, अब केंद्र स्तर का अधिकारी है वो उनके हिसाब से, केंद्र सरकार के हिसाब से ये तय कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार का एक अधिकारी होगा। उसके बाद ये दो हो गए आरबीआई के परामर्श से। ठीक है, आरबीआई के परामर्श से 5 जो सदस्य होंगे, आरबीआई के परामर्श से, ध्यान रखिएगा ना, आरबीआई के परामर्श से 5 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा क्या किए जाएंगे, यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये 5 में से 3 जो है वो बैंकिंग सेक्टर के होंगे और 2 सहकारी समिति से होंगे। 5 लोगों को आरबीआई, ध्यान रखिएगा ना, 5 सदस्यों को कौन, किसके द्वारा, तो आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा 5 सदस्यों को। डायरेक्टर जो होंगे, ठीक है, 4 डायरेक्टर होंगे। अगर यहाँ पे निदेशक देखें तो निदेशक कितने होंगे, 4 सेक्टर से आएंगे निदेशक, एक लेखा अकाउंटेंसी से, एक एग्रीकल्चर, एक इकोनॉमिकल सेक्टर से और एक रूरल सेक्टर से। ठीक है, ये 4 सेक्टर से यहाँ पे अलग अलग अधिकारी होंगे। इस प्रकार से पूरे लोगों मिला करके ये इसका जो सिस्टम है वो बनेगा। ठीक है, सदस्यों की। चलिए, तो ये बात समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा संशोधन के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। संशोधन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें और यहाँ पे मिसिंग रह गई। संशोधन में जो बातें थी वो उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेरे ख्याल से हो सकते हैं। देखिए संशोधन में क्या क्या हुआ था। तो पहले क्या था, जब 2021 के पहले जो संशोधन नहीं हुआ था, तो 2021 के पहले की कहानी क्या थी कि भाई मान लिया किसी भी स्थिति में अगर बैंक दिवालिया होता है, बैंक अगर डूब जाता है, अगर दिवालिया होता है, तो उसकी जो जवाबदारी है, उसके पैसे, ग्राहकों के पैसे लौटाने की जो जवाबदारी है वो किसकी होगी, वो होगी ये कॉरपोरेशन की। तो इसके 2021 के पहले जब दिवालिया की स्थिति आती थी तो पैसा तो ये कॉरपोरेशन जो है वो लौटाएगा। दिवालिया होने की स्थिति में पैसा तो कॉरपोरेशन को लौटाना ही है, बट लौटाने का जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट तय नहीं था कि पैसा कब लौटाना है। इस पैसे लौटाने का कोई ठिकाना नहीं था कब लौटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन के पश्चात, ये संशोधन के पहले की बात है, संशोधन के पहले जैसे ही संशोधन हुआ, यहाँ पे फिर मोदी सरकार ने इसको फिक्स कर दिया कि कॉरपोरेशन की लायबिलिटी होगी कि वह 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के अंदर क्या करना होगा,
ग्राहकों का पैसा लौटाना पड़ेगा। 90 दिनों के अंदर ग्राहकों का पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कब लौटाना पड़ेगा? जब बैंक बंद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगी या इस तरह की। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि कब बैंक बंद होगा, कब दिवालिया की स्थिति आएगी, तो वो देख लेते हैं। देखिए, तो इसका निर्धारण होगा अगर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसका जो रेगुलेशन एक्ट है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 1949, ठीक है, 1949 के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई क्या करेगी? एक सर्कुलर निकालेगी। ठीक है, आरबीआई क्या करेगी? एक सर्कुलर निकालेगी, और इस सर्कुलर निकालने के पश्चात, मतलब सर्कुलर ये निकालेगी कि वो डिक्लेयर करेगी कि भाई कि अमुक नाम का जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, तो वो डिक्लेयर करने का काम, ये घोषणा करने का काम आरबीआई का है, क्योंकि सारे बैंक आरबीआई से कनेक्टेड होते हैं, उनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करेगी? जैसे ही इन्होंने सर्कुलर निकाला, आरबीआई ने सर्कुलर निकालने के पश्चात ही इनका जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन कौन सा? DICGC, जैसे ही सर्कुलर आया, DICGC का जो दायित्व है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और दायित्व क्या शुरू होगा? तो 90 दिन का काउंटडाउन अब शुरू हो जाता है। 90 दिन के अंदर में पैसा लौटाना है। ठीक है, देखिए, तो जैसे मान लिया किसी कभी कभी कुछ मेंटेनेंस होता है या किसी और कारणों की वजह से अगर बैंक को बंद किया गया है, तो उस समय पैसा लौटाने का नहीं होता, क्योंकि बैंक को फिर से, बैंक की सर्विसेज फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, फिर से शुरू हो जाएंगी। उस समय आप अपने पैसे नहीं मांग सकते, उस समय आप क्लेम नहीं कर सकते, उस समय आप दावा नहीं कर सकते, और न ये आपके दावा को भुगतान करने के लिए बाध्य है। राइट, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पे एक बात और आती है कि बैंकों के दिवालिया होने पर पैसा ये तो लौटाएगी, बट इसको पैसे कहां से मिलेंगे? इनका खर्चा कहां से चलेगा? इसको पैसे कहां से मिलेंगे? तो होता क्या, जितने भी बैंक लिस्टेड होते हैं, हर साल, ये प्रत्येक वर्ष जितने भी बैंक है वो हर साल इसको एक प्रीमियम देते हैं। ठीक है, हर साल इनको क्या देना होता है? प्रीमियम जमा करना होता है। ठीक है, किसको? DICGC को। ये कौन है? जो जितने बैंक हैं, अलग अलग बैंक, अलग अलग सेक्टर के, वो सारे सेक्टर के बैंक इनमें क्या करते हैं? जमा करते हैं, प्रीमियम देते हैं। और प्रीमियम कैसा होगा? तो जैसा जैसा बैंक का डिपॉजिट अमाउंट है, जैसा जैसा बैंकों में पैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से इसका जो राशि है वो राशि तय किया 0.15%। ठीक है, इसका 0.15% जो है इसका प्रीमियम होता है। ठीक, चलिए, तो इससे ज्यादा अगर प्रीमियम ले रहा है, देखिए ये संशोधन के पहले की स्थिति थी ना, संशोधन के बाद की स्थिति क्या है? अगर इससे ज्यादा प्रीमियम लेना है, इससे प्लस करना है, तो फिर आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। किसको परमिशन लेना पड़ेगा? इसको, ये जो है DICGC आरबीआई से परमिशन लेगी। आरबीआई से अनुमति लेने के पश्चात ही ये इस रेट को, इस दर को बढ़ा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, लेट से कि मान लिया एक और कंडीशन बन सकती है, अगर बैंक ने मान लिया पैसे नहीं, प्रीमियम नहीं दिए, ठीक है, बैंक ने अगर मान लिया प्रीमियम नहीं दिए, ना देने पर फिर जो रेपो रेट चलता रहेगा, ठीक है, जो रेपो रेट रहेगा, रेपो रेट प्लस 2% का इंटरेस्ट लगा करके उसको प्रीमियम वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इसमें कुछ संशोधन वाली बातें थी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा लगातार डे बाय डे आप लोग के लिए वीडियो लाया जा रहा है। इसका MCQ आपको कुछ घंटे पश्चात, जैसे ही आपको ये वीडियो आप देख लेते हैं, उसके पश्चात हम इसका MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।